हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिर मस्जिद से मंदिर कैसे बना और किस किस का अहम योगदान रहा इसको बनवाने के पीछे। और अगर 500 सालों के इतिहास की बात करें तो किस दौर पे क्या स्थिति रही थी राम मंदिर को बनवाने के लिए, आज हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो स्टार्ट। मंदिर के इतिहास की जो इसका तो इतिहास है वो स्टार्ट होता है साल 1528 में, जब बाबरी मस्जिद को बनवाया जाता है मीर बाकिर के द्वारा। जो मीर बाकिर थे वो बाबर के कमांडर थे और उन्होंने बाबर को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पे बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। ये वहाँ के लोगों का मानना है। और वहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि जो राम मंदिर यहाँ पे पहले एग्जिस्ट किया करता था, लेकिन इसको तुड़वा के यहाँ पे बाबरी मस्जिद बनवाया गया। और जो बाबरी मस्जिद का जो मुख्य गुम्बद है, मेन जो टॉम्ब है, उसके अंदर क्या है, श्री राम भगवान का जन्म स्थल है। वहाँ के लोगों का उस समय में मानना था। और सबसे पहला जो विवाद है इसको लेकर वो स्टार्ट होता है 1853 से 1859 के बीच में। जब ये विवाद होता है तो उस समय जो ब्रिटिश शासन होती है वो क्या करती है, यहाँ पे एक बाड़ लगा देती है और कहती है हिंदुओं को तुम चबूतरे पे पूजा करो और मुसलमानों को कहती है तुम ढांचे के सामने अपने नमाज अदा करो। उसके दोस्तों मैं बात करूँ साल 1885 की, तो एक पहला ऐसा साल था जब जो मामला है वो कोर्ट में पहुंचता है। और कोर्ट में जो अपील लगाते हैं वो अपील लगवाते हैं महंत रघुवीर दास जो होते हैं वो कहते हैं जो हम चबूतरे पे पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पे एक छत का निर्माण होना चाहिए। जब ये सबसे पहला जो मामला है वो 1885 में जाके कोर्ट तक पहुंचता है। उसके बाद हम बात करते हैं आखिर आज़ादी के बाद क्या हुआ, क्योंकि उस समय हमें पता हमारे देश में क्रांति चल रही थी। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दोस्तों बात है 23 दिसंबर 1949 की, जब मस्जिद के मेन साइड पे जो है श्री राम भगवान की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, विवाद फिर से छिड़ जाता है। विवाद छिड़ने पर जो क्या होता है, जो मुसलमानों के पक्ष होते हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तुमने मंदिर पे मतलब मूर्ति कैसे ले आई मस्जिद के सामने मेन साइड पे। लेकिन हिंदू समय में हिंदुओं का विश्वास था, वो कहते थे यहाँ पे श्री राम भगवान खुद प्रकट हुए हैं। ये उस समय के जो हिंदूज होते थे उन्होंने ये पक्ष रखा था अपना। लेकिन फिर जो मैं बात करूं तो 23 दिसंबर 1949 के बाद जब ये हुआ, उसके बाद जो पूरी जो कोर्ट है उसने क्या किया, जो पूरा जो इलाका है उसी को बैंड कर दिया। लेकिन बैंड को हटाने के लिए बहुत सारे केस को फाइल करने पड़े सिविल कोर्ट में। उसके बाद जाके फाइनली जो है बैंड हटता यहाँ से। और बात है साल 1950 की, जब सबसे पहली बार जो है यहाँ पे क्या होता है, जो महंत रामचंद्र दास होते हैं वो केस फाइल करते हैं राइट टू वर्शिप को लेकर। और यहाँ पे श्री राम भगवान की मूर्ति होनी चाहिए पूजा करने को, जहाँ पे वो पहले पूजा कर रहे होते हैं। दोस्तों जो बात आती है वो साल 1959 की आती है, जब जो निर्मोही अखाड़ा होती है वो कहती है कि मुझे इस इलाके का पूरा पोसेशन मिल जाना चाहिए राम मंदिर का, और केस को फाइल करती है वो। उसके बाद सेकेंडली 1961 में जो सुनील वक्फ बोर्ड करके एक तरीके की कमेटी है वो पोसेशन मांगती है कि जो बाबरी मस्जिद का मालिकाना हक है वो मुझे मिल जाना चाहिए और यहाँ पे जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो हटा देनी चाहिए। ये सुनील वक्फ बोर्ड का कहना था उस समय में। और बहुत सारे डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप जो होते हैं वो कोर्ट के बाद जो है डिस्कशन कर रहे होते हैं। और 1984 में जो विश्व हिंदू परिषद होता है ना, वो मेन मंदिर को बनवाने के लिए एक तरीके की कमेटी का गठित करती है। दोस्तों बात आती है अब 1986 की 1 फरवरी की, जब से सबसे पहली बार जो होता है यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ फैजाबाद है वो इजाज़त दे देती है हिंदुओं को वर्शिप करने की,
जब सबसे पहली बार जब रामचंद्र दास जो होते हैं, महंत रामचंद्र दास, वो क्या करते हैं, एक कोर्ट में केस को फाइल करते हैं राइट टू वक्फ को लेकर, तो यहाँ पे एक्सेस मिल जाता है। और यूसी पांडे करके एक वकील होता है, उस समय में जस्टिस होता है, उनकी याचिका को यहाँ पे पूरी तरीके से फुलफिल कर दिया जाता है। अब बात आती है 1987 में, जब मुस्लिम जो है एक कमेटी को बनाते हैं, जिस कमेटी का नाम होता है बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, जिसके जो दो मेन लीडर होते हैं, एक सैयद शहाबुद्दीन होते हैं और इमरान बुखारी होते हैं। दोस्तों बात आती है साल 1989 की, जब से फिर जो एक न्यू केस को फाइल किया जाता है, जो किया जाता है रामलला विराजमान करके कमेटी के द्वारा। और इस केस का जो नाम होता है इस फाइल का, वो रामलीला विराजमान ही होता है। और बात आती है साल 1990 की, जब मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जो होते हैं, वो एक रथ यात्रा लॉन्च कर रहे होते हैं गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक की। और यहाँ पे जो है एक ड्रामेटिक रिजल्ट मिलता है, वहाँ की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल हो जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, और वहाँ पे सिचुएशन बिगड़ जाता है अयोध्या में। और इसके बाद क्या जाता है, एक तरीके का टेंशन क्रिएट हो जाता है और आडवाणी जी को जो यहाँ पे जेल में डाल दिया जाता है। और उस समय में बीजेपी को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि जब लाल कृष्ण आडवाणी उस समय के मेन लीडर थे बीजेपी में, और आप सभी को पता है बीजेपी को फॉर्म करने में उनका कितना बड़ा हाथ रहा है, उनका अटल बिहारी वाजपेयी का। जब लाल कृष्ण आडवाणी जब फंस जाते हैं इस कंसर्न में, उनको जेल जब हो जाता है, तो यहाँ पे जो माहौल है बहुत ज़्यादा गर्मा जाता है बीजेपी पक्ष का। माहौल गर्मा जाता है जब लाल कृष्ण आडवाणी सीनियर लीडर अरेस्ट हो जाता है। और इसके बाद क्या होता है, वीपी सिंह की जब उस समय में गवर्नमेंट होती है, तो उससे जो है बीजेपी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है। उसके बाद बात आता है साल 1991 का, जब जो इस डिस्प्यूटेड एरिया होता है अयोध्या के अंदर, जो कंट्रोल है वो आ जाता है कल्याण सिंह का, जो बीजेपी लीडर होता है। और कल्याण सिंह जो है उस समय में करीब 425 सीटों में से 221 सीटों से जीतते हैं इस पूरे लोकसभा का जो चुनाव होता है उसको। दोस्तों बात आती है अब 6 दिसंबर 1992 की, जब सबसे पहली बार जो होता है यहाँ पे राम मंदिर को, मतलब जो सपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो बाबरी मस्जिद है उसको डिमोलाइज कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, तोड़ताड़ कर दिया जाता है, पूरा हटा दिया जाता है। उस समय में जो कल्याण सिंह की सरकार होती है यूपी में, और यहाँ पे जो आदेश देती है वो कल्याण सिंह जो होते हैं, यहाँ पे उनको कुछ आदेश नहीं देते, कुछ मतलब नहीं करते हैं। जो कार सेवक होते हैं जो उसको तोड़ते हैं, डिमोलिटाइज करते हैं यहाँ पे बाबरी मस्जिद को, उसको कुछ नहीं करती है। क्योंकि असेंबली जो 30 अक्टूबर 1990 में जब कार सेवक जो होते हैं वो जब भगवा झंडा फहरा देते हैं गुम्बद के ऊपर, तब 2 नवंबर 1992 को क्या करवाते हैं, जब कार सेवक उसको तोड़ने जाते हैं, उस समय में मुलायम सिंह की सरकार होती है। जब कार सेवक उसको तोड़ने जाते हैं मस्जिद को, उस समय जो मुलायम सिंह होते हैं वो मुस्लिम को सपोर्ट देते हैं और कर सेवक को पे गोली चला देते हैं। और वहाँ पे जो कर सेवक हैं, करीब 30 से ज़्यादा कर सेवक जो है वहाँ पे घायल हो जाते हैं। दोस्तों जो ये कर सेवक है उनमें से करीब 2 कठौरी बंदूक होते हैं, भाई होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें 2 कठौरी बंदूक के नाम होते हैं राम कुमार कठौरी और शरद कठौरी। शरद कठौरी और राम कुमार कठौरी दोनों ब्रदर होते हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राम मंदिर को बनवाने में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहली बार भगवा झंडा जो है मस्जिद के गुम्बद के ऊपर फैलाया था 30 अक्टूबर 1990 में। और इन दोनों ब्रदर की जो मृत्यु है वो कर सेवकों को गोली लगने से हुई थी, और ये बजरंग दल से जुड़े हुए थे। दोस्तों आप समझते हैं आखिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिटाइज किया गया था बाबरी मस्जिद को, उसका आखिर प्रक्रिया स्टार्ट कैसे हुआ प्रोसेस। तो दोस्तों बात आती है 3 दिसंबर 1992 की, जो सबसे पहली बार 1 लाख के आबादी में करीब जो कर सेवक होते हैं वो बाबरी मस्जिद की ओर जाते हैं। उसके बाद दूसरी जो डेट है वो आती है हमारी 5 दिसंबर 1992 की, जिस दिन जो होता है वहाँ पे 2.5 लाख की आबादी में करीब कर सेवक इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद फिर 6 दिसंबर 1992 की दोस्तों बात आती है 11:45 की, जब सबसे 3 लोग जो होते हैं वो गुम्बद पे चढ़ते हैं और वहाँ पे भगवा झंडा फहराते हैं। फिर दोस्तों बात आती है 12:10 से 12:30 की, जब से इस मस्जिद को जो है तोड़ना स्टार्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो 12:40 पे क्या कहते हैं, जो एसएम त्रिपाठी उस समय के इंस्पेक्टर होते हैं, चीफ इंस्पेक्टर, वो जो है सीएम जो होते हैं उस समय के कल्याण सिंह से आदेश मांगते हैं क्या मैं कर सेवकों पे गोली चला दूं, जो मुलायम सिंह ने 1990 में चलाया था गोली। लेकिन उस समय में कल्याण सिंह कहते हैं होल्ड ऑन करो। दोस्तों फिर 1:55 पे पहली गुम्बद को पूरा तोड़ दिया जाता है। फिर दोस्तों उसके बाद 3:30 पे सेकंड गुम्बद को तोड़ दिया जाता है, और शाम के 5 बजे जो है ना वो थर्ड गुम्बद भी होता है, उसको भी तोड़ दिया जाता है बाबरी मस्जिद के अंदर। उसके बाद 7 बजे शाम को जो है कल्याण सिंह इस्तीफा दे देते हैं अपने पद से। दोस्तों 7 दिसंबर 1992 में क्या कर दिया जाता है, इस पूरे इलाके में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। उसके बाद 8 दिसंबर 1992 में जो कुछ मीडियाज होती हैं वो जाती है कल्याण सिंह के पास इसके खिलाफ पूछताछ करने के लिए, आखिर क्यों तुड़वाया। तो उस समय में जो कल्याण सिंह होते हैं वो एक ही चीज़ कहते हैं
कि मस्जिद को तुड़वाना मेरा कोई मकसद नहीं था। इसको तुड़वाने के लिए जो श्री राम भगवान थे उनकी आदेश से मैंने तुड़वाया है। और यहाँ पे जो कल्याण सिंह और एक और चीज़ कहता है, हमारी सरकार का जो मेन मकसद था यहाँ पे वो राम मंदिर को बनवाना था, इसलिए हमारी सरकार बनी थी। और बीजेपी इसके बाद करीब 1.5 साल के अंदर इनका जो चलता है यहाँ पे राजनीति, उसके बाद यहाँ पे जो उनका जो गवर्नमेंट होता है वो खत्म हो जाता है बीजेपी का उत्तर प्रदेश के अंदर। और कल्याण सिंह एक ये भी चीज़ कहते हैं, मुझे जो सजा देना है दे दो, मैंने जो किया है वो श्री राम के लिए किया है। और कल्याण सिंह एक और चीज़ कहता है कि जो 1 सैकड़ों मतलब कितनी भी सत्ता उन्हें मिल जाए, वो सत्ता का उनको कोई लालच नहीं है, उनको जो करना है वो राम के लिए करना है, कल्याण सिंह ये कहते हैं। और फिर बीजेपी जो होता है उनका 1.5 सालों के अंदर जो सत्ता होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों जब ये सब हो गया तो उसके बाद जो है एमडी असलम करके एक व्यक्ति होते हैं, इस दौरान वो क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं और याचिका दाखिल कराते हैं कि जो कल्याण सिंह है उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था 1992 में, जब तुड़वाने से पहले मस्जिद मतलब तुड़वाने से पहले उन्होंने कहा था कि मैं मस्जिद को कुछ नुकसान नहीं पहुंचूंगा, तो नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ गए और मस्जिद को उन्होंने डिमोनेटाइज करा दिया। और तो इसके खिलाफ जो 1994 में सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि जो कल्याण सिंह है उनको करीब 20,000 रुपये पे करने पड़ेंगे कंपेंसेशन के तौर पे, और जो करीब 1 दिन का उनको जेल बिताना पड़ेगा। तो उस समय में जो किरण बेदी होती है फर्स्ट इंडियन वुमेन IPS ऑफिसर, वो जो है कल्याण सिंह को जेल में रखती है 1 दिन तक, और 20,000 रुपये जो कंपेंसेशन के तौर पे ले लिया जाता है। दोस्तों बात आती है 16 दिसंबर 1992 की, जब जो गवर्नमेंट है लिबरल कमेटी को फॉर्म करती है, जिसका सिंपल से वर्क रहने वाला होता है वो इस इंसिडेंट के खिलाफ रिसर्च करना होता है और पता लगाना होता है कि आखिर किसकी गलती से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ हमारी कंट्री में। और उस समय पता है हमें कांग्रेस की सरकार होती है, तो नरसिम्हा राव इस इंसिडेंट के बाद क्या करती है, सोचती है कि अब यहाँ पे एक मंदिर भी बनना चाहिए, मस्जिद भी बनना चाहिए और एक म्यूज़ियम को भी बनाना चाहिए यहाँ पे, और लाइब्रेरी भी होनी चाहिए लोगों के पुस्तक पढ़ने का। लेकिन इस डिसीजन को जो बीजेपी है उस समय फुली अपोज करती है और इसके खिलाफ जो होती है आवाज़ उठाती है। उसके बाद फाइनली 2002 की बात आती है जब अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं प्राइम मिनिस्टर भारत के। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो होते हैं वो एक कमेटी को फॉर्म करते हैं, जिस कमेटी का नाम होता है अयोध्या विभाग कमेटी, जिसका सिंपल सा जो वर्क रहने वाला होता है वो जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको आपस में बैठ के सुधार करने का होता है। इसका जो कमेटी था इसका सिंपली सा काम ये रहता है। दोस्तों बात आती है अप्रैल 2002 की, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट 3 जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। सबसे पहले जो जस्टिस है उनका नाम है सुधीर अग्रवाल, उसके बाद जो सेकंड जस्टिस है उनका नाम है श्री भगत उल्ला खान, और थर्ड जस्टिस जिन्हें अपॉइंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा वो होते हैं धर्मवीर शर्मा। और इन 3 जस्टिस के बेंच पे एक रिपोर्ट फाइल की जाती है ASI को, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जिनको जो ये कोर्ट है उस काम सौंपती है कि तुम इसके ऊपर रिसर्च करो और हमें बताओ यहाँ पे किसका एक्सटेंशन ज़्यादा था, या राम मंदिर मौजूद थी यहाँ पे उस सेंचुरी में, यहाँ पे बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। फिर जो ASI है उसके रिपोर्ट में लिखा रहता है कि जो 12th सेंचुरी है यहाँ पे एक राम मंदिर थी, और जो 1528 में यहाँ पे बाबर ने अपना मस्जिद बनाया, वहाँ के लोगों का भी यही कहना था। और 12th सेंचुरी और 15th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे कोई एक्सिस्टेंस नहीं बताई जाती है ASI के रिपोर्ट में। उसके बाद 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट जो होता है एक फैसला सुनाती है और कहती है कि जो राम मूर्ति का जो पोसेसन है वो मैं रामलला विराजमान को दूंगी। उसके बाद जो राम चबूतरा और सीता रसोई का जो भंडार घर है वो मैं निर्मोही अखरा को देना चाहूँगी उसका पोसेसन। और थर्डली जो जितना बचा हुआ हिस्सा है वो मैं दूंगी सुनील वक्फ बोर्ड को। ठीक है, ये जो पोसेसन बांटने के बाद फाइनली 9 मई 2011 में जो सुप्रीम कोर्ट होती है उसके खिलाफ बैन कर देती है इस फैसले को और यहाँ पे सब चीज़ों को रोक देती है। उसके बाद फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी जो होते हैं दोबारा से केस को फाइल करते हैं जाता है, तो जस्टिस ऐसे कहते हैं कि आप अपनी आपसी सहमत से सबको ख़त्म कर दो, मतलब मामले को ख़त्म करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। दिसंबर 2017 में 32 अपीलें जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचती है इसके खिलाफ, मंदिर के खिलाफ। और इसके बाद जो कोर्ट जो होती है वो क्या करती है, 2 सालों का समय देती है और कहती है कि अगला जो सुनवाई होगा वो 2019 में होगा, जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। और इन सारे सुनवाई में जो है करीब 5 जस्टिस को हायर किया जाता है। सबसे पहले जो जस्टिस है उनका नाम है जस्टिस रंजन गोगोई। सेकंड जो जस्टिस रहे थे वो रहते जस्टिस शरद अरविंद बोबदे। और थर्ड जस्टिस जो थे वो थे DY चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S अब्दुल्ला नज़ीर। ये 5 जस्टिस को जो है हायर किया जाता है 2019 में फैसले को सुनाने के लिए। मई 2019 में एक मेडिएशन पैनल को भी लॉन्च किया जाता है और जो कोर्ट होती है वो कहती है कि मेडिएशन पैनल एक रिपोर्ट सबमिट करेगी
और वो रिपोर्ट जो है सबमिट उनको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनमें जो 3 बड़े बड़े लोगों का नाम आता है जो मेडिसिन पैनल में थे, सबसे पहले आते हैं श्री रवि शंकराचार्य, उसके बाद जे फिल्म खालिफुल्ला और ऐसा सर श्री राम राचू। ये जो तीन मतलब मेन जो थे, इन्होंने मेडिसिन पैनल को संभाला था और उन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया था कोर्ट में। दोस्तों 6 अगस्त से लेकर 14 अक्टूबर 2019 तक जो है 40 दिनों तक पूरी जो हियरिंग चलती है। उसके बाद जो कोर्ट होता है वो अपने जजमेंट को हेल्ड ऑन कर लेता है और मॉडलिंग और रिलीफ मांगता है दोनों पक्षों से। यानी कि मॉडलिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि अगर बाई चांस उनके खिलाफ में कोई सा भी मतलब जजमेंट गया तो उनके जो जजमेंट है उनके बदले में उनको क्या लेना पसंद होगा। जैसे कि बाई चांस राम मंदिर के पक्ष में अगर सरकार चली जाती है तो बाबरी मस्जिद वाले जो है उनको क्या मिलेगा इसके मतलब बदले में, तो इसको कहते हैं हम मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। तो जब सुप्रीम कोर्ट होती है वो अपने जजमेंट को सेव कर लेती है और कहती है तब तक तुम अपने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को समझ लो, तुम्हें इसके बदले में आखिर चाहिए क्या। दोस्तों जैसे कि हमने मोल्डिंग ऑफ रिलीफ को समझ लिया, अब हम समझते हैं आखिर जो 3 कमेटी थी जो अपना मोल्डिंग ऑफ रिलीफ मांगती जब कोर्ट फैसला देता उनके मेन लीडर्स का, और अपना पोसेशन बार बार मांग रही थी। तो सबसे पहली बात आती है हमारी निर्मोही अखाड़ा की, जिनके जो मेन लीडर थे चलाने वाले होते सुशील कुमार जैन। उसके बाद सेकेंडली हमारी आती है सुनील वक्फ बोर्ड, जिनके जो मेन लीडर थे वो राजीव धवन थे। और थर्डली हमारी आती है रामलला विराजमान, जिनके जो मेन लीडर थे वो CS वैद्यनाथन थे, जो अपना पोसेशन मांग रहे थे। ये तीनों लीडर्स जो थे वो अपनी कमेटी के लिए पोसेशन का काम कर रहे थे, मांगने का काम कर रहे थे और रन कर रहे थे अपनी कमेटी को। मेनली जो सबसे पहली पार्टी आती है निर्मोही अखाड़ा, उनके पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं था कोर्ट में रखने के लिए। ये बिना पुख्ते प्रूफ के साथ पुख्ता प्रूफ ना होने के कारण ये सिंपली ऐसी केस लड़ रही होती है, और इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट था ना एविडेंस था जिससे ये प्रूफ हो सके कि जितना भी इनका इलाका है वो इनके पोसेशन में जाए। सेकेंडली आती है हमारी सुनील वक्फ बोर्ड। सुनील वक्फ बोर्ड के पास उतना भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था, लेकिन उनके पास एक सबूत था जो 1949 में 26 दिसंबर को जो पूरा बंद कर दिया गया था उस इलाके को, जब श्री रामलला की मूर्ति डाल दी गई थी। तो इसको वो इलीगल हरकत बताते हैं, इलीगल एक्ट लगवाते हैं इस पर, और ये एविडेंस लेकर वो केस लड़ रहे होते हैं कोर्ट के अंदर। अब थर्डली जो मेन पार्टी होती है यानी कि जो कमेटी होती है यानी कि रामलला विराजमान जो होती है उनके पास बहुत सारे पुख्ता प्रूफ होते हैं। वो ASI को रिपोर्ट को अपने साथ रखती है और ASI रिपोर्ट से वो केस को लड़ती है। कहती है कि जितने भी पिलर्स थे जो मौजूद थे यहाँ पे, ये सब क्या है, प्री एग्जिस्टिंग है, रामलला के ईयर से एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने ASI रिपोर्ट की हेल्प करी अपने केस को लड़ने के लिए, उसी को एविडेंस के रूप में इन्होंने इस्तेमाल किया। जो रामलला विराजमान थे उनका ये भी कहना था कि जैसे कि वहाँ के लोगों का कहना था कि जैसे यहाँ पे मंदिर पहले था उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, वैसे ही उनका भी एक सेम कहना था, और इसी को लेके वो केस को लड़ रहे थे और ASI की रिपोर्ट का उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प लिया। जैसे कि मैंने आप सुनील वक्फ बोर्ड का जो सबसे बड़ा पोसेशन था वो राम चबूतरा वाला हिस्सा मांगना चाहते थे जहाँ पे श्री राम भगवान का बर्थ प्लेस था। दोस्तों अब डायरेक्टली बात आती है 9 नवंबर 2019 की, जिस दिन कोर्ट को फैसला सुनाना होता है। अब बात करते हैं आखिर क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कहा कि हम ASI के रिपोर्ट के तौर पे और कई सुनी बातों पर हम विश्वास करके अपना जजमेंट तो नहीं दे सकते हैं, और उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को जो है डायरेक्टली एक तरीके का उनके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट पे कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे जो उन्होंने जजमेंट दिया था सबको आधा आधा हिस्सा बांट के, तो उनका ये जजमेंट बिल्कुल गलत था और ये अनसस्टेनेबल है और बिल्कुल गलत निर्णय है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारे पास प्रूफ करने के लिए, जजमेंट देने के लिए हमारे पास एविडेंस होगा पुख्ता, उसी को हम एविडेंस के तौर पे हम जजमेंट दे सकते हैं। ASI की रिपोर्ट्स के तौर पर और कई सुनी बातों के तौर पर हम जजमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये जजमेंट अगर हमने गलत दिया तो पूरा उनका जो अनसस्टेन हो जाएगा पूरे फ्यूचर के लिए, तो जजमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेबिलिटी पे रिलाई करके उन्होंने जजमेंट दिया कि 1857 में जो ये लोग हैं जो हिंदूज हैं वो पूजा करते आ रहे हैं 1857 से, जिनसे उनका कंट्रोल और इस्टेब्लिशमेंट बैठता है राम मंदिर के ऊपर। उसके बाद उनका कहना था कि 26 दिसंबर 1949 में जब से मस्जिद को पूरा बैन कर दिया गया, जब से राम लला की मूर्ति को डाला गया था मस्जिद के मेन साइड पे, तब से बैन कर दिया गया है, तब से मुस्लिम्स को यहाँ पे नमाज अदा करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई है और यहाँ पे उनका वर्कशिप टू राइट जो होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है, और जिसके कारण ये जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो
मुस्लिम से अपना जो है मतलब गलती मतलब जो होती है उसे स्वीकार करती है और कहती है कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल गलत था, और बताती है कि रामलला विराजमान जो है उनको करीब 2.77 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसके बाद सेकेंडली जो सुनील वक्फ बोर्ड है उनको करीब 5 एकड़ की ज़मीन दी जाएगी, और 5 एकड़ की ज़मीन के साथ साथ उनको जो है सेंट्रल बोर्ड जो है उस डायरेक्टली उसी दिन ज़मीन देगी जिस दिन रामलला विराजमान को ज़मीन मिलेगा। दोनों को सेम डेट में ज़मीन मिलेगी। दोस्तों ये तो बात थी 9 नवंबर 2019 की। उसके बाद अगले साल ही 5 अगस्त 2020 में भूमि पूजन स्टार्ट कर दी जाती उस धरती की जहाँ पर राम मंदिर का आयोजन होने वाला था, बनाया जाने वाला था। उसके बाद 2022 में जाके राम मंदिर जब बिल्कुल पूरी तरीके से बनना स्टार्ट हुआ 2020 के बाद धीरे धीरे करके। उसके बाद 2024 यानी कि 22 जनवरी को जाकर राम मंदिर जो है बिल्कुल कंप्लीट होने जा रहा है और ओपनिंग सेरेमनी मनाई जाने वाली है राम मंदिर की।